Hey guys, this is Shiv and you are watching Unboring Academy। बेटा, जैसा कि मैं 2 लेक्चर्स पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर 3, लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 3 में क्या देखेंगे बेटा। बेटा अभी मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल डिस्कस करना ही स्टार्ट नहीं किया, पहले उसके बेसिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं। तो सबसे पहला जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, जैसा कि ये बेटा आपको दिख रहा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो सर इसको पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी? बिल्कुल बेटा, बहुत जरूरत है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई, कैसे डेवलप हो रही, ये मैटर के अंदर की प्रॉपर्टी है। तो अगर हम कोई मैटर लेते हैं, देखो बेटा कोई भी मैटर ले लिया आपने, मैटर का मास होता है, मैटर के पास मास होगा और मैटर के पास एक चार्ज। ये बेटा दोनों उसके इनबिल्ड प्रॉपर्टीज हैं। अगर कोई भी है तो उसका मास भी होगा और चार्ज भी होगा। ठीक है। मास तो बेटा वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है, और बेटा ये वेलोसिटी के साथ चेंज करता है। वेलोसिटी चेंजेस विद वेलोसिटी, वेरिएबल होता है एंड चेंजेस विद वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ चेंज होता है। बट जो चार्ज होता है बेटा वो इनवेरिएंट होता है, इनवेरिएंट होता है, इनवेरिएंट होता है, मतलब वेलोसिटी के साथ इट डज नॉट चेंज विद वेलोसिटी। क्या होता है, ये वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होता, इट डज नॉट चेंज विद वेलोसिटी, चेंज विद वेलोसिटी। चलो सर, तो क्या कोई भी मैटर अगर हम पिक करते हैं तो उसमें ये होगा? हाँ बिल्कुल होगा, चार्ज भी होगा और उसका मास भी होगा और उसका चार्ज भी होगा। तो ठीक है, अभी बेटा मास से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हम इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो पूरा का पूरा हमारा जो कंसंट्रेशन होगा वो चार्ज पे होगा। क्लियर है बेटा? पूरा का पूरा हमारा कंसंट्रेशन किस पे है? अब हमारा पूरा कंसंट्रेशन चार्ज पे। ठीक है, तो चार्ज को अंडरस्टैंड कर, अभी मैंने कुछ चार्ज बताया ही नहीं है कितने टाइप्स के होते हैं। बेटा बुक्स में जाओगे सीधा आपको चार्ज मिलेगा। पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं चार्ज आया कहाँ से, ठीक है, कैसे चार्ज जनरेट हुआ। तो प्रोडक्शन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो एटम का स्ट्रक्चर क्या है? देखो बेटा, ये है हमारा एटम, एटम के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इस एटम का सबसे जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। सबसे सेंट्रल जो कोर पार्ट होता है, ये जो है, इसको कोर पार्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोर पार्ट ऑफ एन एटम, कोर पार्ट ऑफ एन एटम। ठीक है, और या इसी को बेटा क्या बोलते हैं, इसी को न्यूक्लियस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियस का नाम देते हैं, या सेंट्रल पार्ट भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और इसमें कौन होगा? इसमें हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। ये बेसिक पार्टिकल है, मैं अभी इनकी चर्चा करता हूँ। ठीक है, बेसिक पार्टिकल्स। ठीक है, क्लियर है? बेसिक पार्टिकल्स अभी इनको, इनके बारे में बताएंगे, बेसिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, जो हमारा ये लेक्चर है उसमें हम अभी सिर्फ एटम्स का जो एक ओवरव्यू है, जो बेटा रदरफोर्ड ने दिया था, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये देखो मैं, ध्यान से देखना बेटा, इसके सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में ऐसे शेल्स बने होते हैं। ये बेटा ऐसा है जैसे आपने क्रिकेट की बॉल देखी होगी ना, न्यूक्लियस बिल्कुल उसी के जैसा होता है, न्यूक्लियस बिल्कुल उसी के जैसा होता है। मतलब बिल्कुल क्या होगा बेटा, डेंस पार्ट होगा, ये बिल्कुल डेंस पार्ट होगा। ठीक है, ये बिल्कुल डेंस पार्ट होगा, वेरी डेंस पार्ट, वेरी डेंस पार्ट, डेंस पार्ट ऑफ एटम। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से देखो, और इसके सराउंडिंग में बेटा ये थ्री डी व्यू है बेटा, यहाँ 2D ही दिखा सकते हैं, तो सर्कल मैं दिखा रहा हूँ ऐसे करके। इसके सराउंडिंग में बेटा ऐसे शेल्स बने होते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ शेल्स डिपेंड करते हैं बेटा कि कितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स को बेटा इन्हीं शेल्स में हमें अरेंज करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है। क्लियर है?
और जो अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का इन शेल्स में, इसको बेटा 1 2 3, ठीक है 3, ऐसे करके आप नेमिंग दे सकते हो, या इसको नेमिंग ऐसे दे सकते हो KLM एंड सो ऑन, ऐसे करके आगे चलता रहेगा। ठीक है, आप नेमिंग जस्ट नेम है बेटा और कुछ नहीं, शेल्स का नाम है। जो सबसे नजदीक होगा न्यूक्लियस के उसको के हमने नाम दिया, जो थोड़ा सा दूर होगा उसको एल, और जो उससे दूर होगा उसको एम नाम दिया। क्लियर है बेटा? अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर चलेगा। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बेटा किससे बने होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेटा अंदर में इनकी बॉन्डिंग होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो इनकी बॉन्डिंग होती है, उसके लिए बेटा हमारे पास दुनिया का सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है, जिसको हम बेटा बोलते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, फोर्स ये बेटा सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स है शॉर्ट रेंज में, सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स है। जब ये आ जाएगा तो बेटा किसी की मजाल नहीं है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो, बट आपको न्यूक्लियर रिएक्शन करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों तो बेटा न्यूक्लियस के अंदर हैं और ये बाहर नहीं आएंगे, तो बेटा कभी भी बॉन्डिंग में प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा या न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर बेटा? अब बची बाहर की बात, तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो अरेंज होते हैं बेटा वो इसी शेल्स में अरेंज होते हैं। ठीक है, KLMN इसी में अरेंज होते हैं। सपोज मैं सोडियम ले रहा हूँ बेटा, एग्जांपल के तौर पे मैं सोडियम ले रहा हूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, तो हम क्या करें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा 2 8 1। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता है बेटा? जहां पे शेल कंप्लीट होता है उसके बाद वाला, ये फुली फील्ड है। ठीक है, तो इसकी और शेल कैसे फील करते हैं? तो शेल फील करने का तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि कोई भी शेल हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल, एनी शेल इक्वल टू 2n²। क्या होता है? 2n²। तो ठीक है, तो पहला देखते हैं, अगर n की वैल्यू 1 हो, इफ n इज 1, तो क्या आएगा बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे? ये आ जाएंगे बेटा 2 × 1 का स्क्वायर, और ये आ गया 2। तो पहले शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हो, मैं फील करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये पहला इलेक्ट्रॉन आ गया और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में देखो, अगर इफ n क्या हो जाए 2, अगर n 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे किसी भी शेल में, इन एनी शेल, इक्वल टू 2 × 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 × 4, 4 × 2 8। क्लियर है बेटा? तो दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8। मैं आपको 8 बेटा फिल करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो 8 कैसे फिल करेंगे इसको बेटा किसी और, ठीक है, ये देखो, इसको ऐसे फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, सिमिलरली अब जो लास्ट वाला शेल है, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन कहता है कि बेटा जो लास्ट सेल होता है, लास्ट सेल कंटेन कंटेन्स ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा आने तो लास्ट शेल में, तीसरे शेल में आने चाहिए कितने बेटा? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 9 × 18 आने चाहिए। बट वो कहता है जो लास्ट शेल होगा वो कंटेन, लास्ट शेल मतलब वैलेंस शेल, लास्ट शेल का मतलब क्या है? वैलेंस शेल या वैलेंस शेल। जो लास्ट शेल होगा या वैलेंस शेल होगा उसमें सिर्फ बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो लास्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, ये देखो, हमने लास्ट में बचा क्या? क्या तो सर 8 ही, इसमें पहले शेल में 2 आ गए। सोडियम के केस में बेटा पहले शेल में 2 आ गए, 2 यहाँ पे आ गए, 8 यहाँ पे आ गए, 8 + 2 10 हो गए यहीं पे, और फिर एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, तो वो थर्ड शेल में आएगा। किसमें आएगा? थर्ड शेल। फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और ये थर्ड शेल। ये जो थर्ड शेल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, आगे नहीं फिल कर सकते। तो ये जो लास्ट शेल बचता है
जिसमें भी इसके इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं बेटा, उसी को वैलेंस शेल का नाम देते हैं। उसको क्या नाम देते हैं बेटा? वैलेंस शेल का नाम दिया जाता है उसको। उसको नाम देते हैं हम वैलेंस शेल। वैलेंस शेल। क्लियर है बेटा? वैलेंस शेल क्लियर है बेटा? इसी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। उसका रीजन क्या है बेटा? जो ये अभी मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है। जो बेटा इस ये देखो बेटा, जो पहले शेल में होगा, ये जो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, वो बेटा न्यूक्लियस से, जो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते हैं बेटा, इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये आता है बेटा, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो ये मेरा न्यूक्लियस था। ठीक है, इस पे प्रोटॉन थे और न्यूट्रॉन थे। प्रोटॉन पे बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है और इसकी वैल्यू होती है +1.6 इंटू 10⁻⁻19। न्यूट्रॉन जो होता है बेटा, न्यूट्रॉन जो हमारा पार्टिकल होता है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल पार्टिकल होता है। समझ में आ रहा है कि? क्लियर है बेटा? न्यूट्रल पार्टिकल होता है और इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास चार्ज होता है, बट ये नेगेटिव पार्टिकल है और नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो बेटा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होगा नहीं। न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियस में बेटा प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होगा नहीं, तो पूरे के पूरे चैप्टर में बेटा न्यूट्रॉन की बात ही नहीं करेंगे। तो बचा कौन? प्रोटॉन। यानी न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा, न्यूक्लियस पे चार्ज होगा, charge on nucleus is due to proton only. So charge on nucleus is due to proton only. प्रोटॉन ओनली, यानी बेटा सिर्फ प्रोटॉन के कारण होगा। यानी मैं अगर क्या कहूँ, चार्ज ऑन न्यूक्लियस की बात करूं, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, तो क्या होगा? चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या होगा? ध्यान से, तो ये हो जाएगा बेटा, चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन प्रोटॉन के, चार्ज ऑन ऑन टोटल प्रोटॉन, टोटल प्रोटॉन्स। क्लियर है बेटा? तो यानी न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा वो सिर्फ किसकी वजह से? प्रोटॉन। और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो पूरा न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। यानी न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। सपोज ये पहला शेल है, ये पहला शेल है, इसको बेटा मैं दूसरे उससे बताता हूँ। ये सपोज करो ये पहला शेल है। क्लियर है? ये है हमारा पहला शेल। ठीक है, ये पहला शेल है और इलेक्ट्रॉन सपोज करो यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पहले शेल में। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, 2 डिफरेंट चार्जेस हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और ये जो फोर्स होता है उसको बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस के। सपोज इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है और ये r1 ले लेता हूं, तो ये सपोज करो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको F1 नाम दे दिया। तो जैसे जैसे बेटा आप दूर जाओगे, दूसरे शेल्स आएंगे, तो इसके बीच का रेडियस बढ़ता जाएगा। देखो जैसे दूसरे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो शेल का जो साइज है उसका रेडियस है वो बढ़ता जाएगा, ये R2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर R बढ़ेगा तो ये फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बेटा वो कमजोर हो जाएगा। यानी जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, तो ये फोर्स, ये जो फोर्स है वो बेटा वीक होता जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यानी जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन इसमें था, इसको बेटा बाहर निकालना काफी आसान है। आप बस इसको क्या करो, इसको एनर्जी दे दो, इसको एनर्जी दे दो, एनर्जी दे दो। ठीक है, तो ये अपने आप ही बाहर निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं बेटा? तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी आसान है और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना काफी आसान है, क्योंकि उस पे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होगा। क्लियर है बेटा? तो हमेशा हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम से बाहर जाते हैं, जब भी जाएंगे, तो वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे? वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो वैलेंस, ये इलेक्ट्रॉन्स जब भी हम बात करेंगे तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही बाहर निकालेंगे। ठीक है, कभी भी प्रोटॉन बाहर नहीं जाता, कभी भी एटम से प्रोटॉन बाहर नहीं जाता। यानी बेटा एटम में से इलेक्ट्रॉन ही बाहर जाएगा और इलेक्ट्रॉन ही उसके एटम के अंदर आएगा। यानी बेटा पूरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ही बॉडी से बाहर जाएगा और इलेक्ट्रॉन ही बॉडी के अंदर आएगा। ठीक है, ये हम आमतौर पे कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो जो चार्ज होता है, जो किसी भी बॉडी पे चार्ज होता है बेटा, वो ड्यू टू क्या होता है? किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना
या उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन के एंटर होने से उस पर चार्ज क्रिएट होता है। समझ में आया कि समझ में आ रहा है बेटा? तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो यही है बेटा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है चार्ज का, कि किसी भी बॉडी को लो, सपोज करो ये है, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसमें बेटा, और किसी भी बॉडी में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इधर देखो बेटा, इसको हम समझते हैं। अगर ये मैं कोई बॉडी ले लूँ, अगर ये कोई बॉडी ले लूँ, तो ध्यान से देखो, किसी भी बॉडी में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन की वजह से होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। और अगर नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन की बात करें, नॉर्मल कंडीशन में जो बॉडी होती है, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल मतलब आमतौर में बेटा, जैसे मैंने ये माउस उठा लिया, ये कपड़ा उठा लिया, कोई भी चीज उठा लो, नॉर्मली कंडीशन में कोई भी चीज मैंने उठा ली, तो ये मैटर है। और नॉर्मल कंडीशन में कोई भी चीज हो वो बेटा न्यूट्रल होती है। क्या होती है? न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल होती है, या बोलते हैं अनचार्ज होती है, अनचार्ज, या बोलते हैं चार्जलेस, चार्जलेस। ठीक है, ऐसी बॉडी पे चार्ज नहीं होता। बस इसका मतलब ये नहीं कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन नहीं होंगे बेटा, होंगे इलेक्ट्रॉन, बट उसके टोटल जो चार्ज होगा, इसका मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स समझ में आ रहा है कि नहीं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए? तो पूरी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है इज ड्यू टू प्रोटॉन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू प्रोटॉन। एंड अगर बॉडी की बात करें तो जो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर बॉडी न्यूट्रल है तो जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज में, सपोज 15 प्रोटॉन है तो 15 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 15 प्रोटॉन है 15 इलेक्ट्रॉन है, तो नेट चार्ज इस पे क्या हुआ, क्यू नेट, इस पे नेट चार्ज हुआ जीरो, क्यू नेट क्या हो गया, जीरो। क्यू नेट जीरो का मतलब क्या है, क्यू नेट इक्वल टू 15 प्रोटॉन प्लस क्या हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखना बेटा, और 15 इंटू 1 प्लस 1.6 होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इधर देखो बेटा, 15 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 खुला। अब ये देखो बेटा, 15 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और सेम आपको सेम वैल्यू इधर मिल जाएगी, 1.5 इंटू 10⁻⁻19। ये इससे कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, जीरो। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, इफ द बॉडी इज न्यूट्रल, इफ बॉडी इज न्यूट्रल, देन नेट चार्ज इज जीरो। बेटा नेट चार्ज होता, देखना ध्यान से, हाइट इसको समझना, नेट चार्ज जीरो होता है, उसके अंदर चार्जेस जीरो नहीं होते। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? समझ में आ जाए तो बेटा हमारे चैनल को लाइक कर देना। ठीक है, अगर कोई कहता है ये न्यूट्रल बॉडी, कहता है ये, मैंने पेन दिखा दिया, ये पेन है बेटा, पेन अगर मैं कहता हूँ नॉर्मल कंडीशन में न्यूट्रल ही होगा, तो इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस। तो ये कॉन्सेप्ट था बेटा चार्ज। अगर नॉर्मल कंडीशन में कोई भी आपको बॉडी मिलती है तो वो बेटा न्यूट्रल होती है, क्योंकि बेटा भगवान ने न्यूट्रल ही बनाया है सबको। रीजन क्या है, स्टेबिलिटी। न्यूट्रल से क्या आती है, स्टेबिलिटी। मान लो आप जिस चेयर पे बैठे हो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और खुद आप पे नेगेटिव चार्ज हो, तो बेटा आप उसी पे बैठे रह जाओगे, उठ नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? सपोज आप जा रहे हो रास्ते में और किसी दूसरे बंदे पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो आपसे आके टकरा जाएगा। ठीक है, तो हमने स्टेबिलिटी के लिए भगवान ने सबको न्यूट्रल बनाया है। दुनिया में जितनी भी चीजें आमतौर पे अवेलेबल हैं वो सारी की सारी क्या है, न्यूट्रल है। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो एक चीज और पढ़ते हैं, कुछ और समझते हैं इसके बारे में। ठीक है, सपोज मैंने बेटा नॉर्मल कंडीशन में, पहले एक चीज सीखते हैं, क्या है, अगर कोई आपने कोई मैटर लिया,
ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हो, इसको आप मैटर बोल सकते हो, या इसको बॉडी बोल सकते हो, या इसको क्या बोल सकते हो, या इसको सिस्टम बोल सकते हो। क्लियर है, या इसको सिस्टम बोल सकते हो, या इसको क्या बोल सकते हो, या आप कोई भी पार्टिकल बोल सकते हो। ठीक है, या आप इसको पार्टिकल बोल सकते हो, मटेरियल पार्टिकल। क्लियर है, और अगर ये मैटर है, अगर ये मैटर है, ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो ये बेटा नॉर्मल कंडीशन में, अंडर नॉर्मल कंडीशन ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होगा मतलब जितने इसमें पॉजिटिव चार्जेस होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, टोटल पॉजिटिव इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्जेस के इक्वल होगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है, न्यूट्रल बोले, अनचार्ज बोले, या चार्जलेस बॉडी बोले, बात एक ही है। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो अब जब भी बेटा मैंने मान सपोज करो मैंने ये पेन उठा लिया, ठीक है, सपोज करो मैंने एक मेटल रॉड ली, नॉर्मल कंडीशन में इस मेटल रॉड में देखो बेटा ध्यान से, ये कोई मेटल रॉड है हमारे पास, कोई कॉपर रॉड, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशंस में इसमें क्या होगा बेटा, जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे। सपोज इस पे पॉजिटिव चार्जेस क्या है, 10 प्रोटॉन है और एंड 10 ही इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर बेटा इसमें से मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए, बेटा प्रोटॉन तो बाहर जाएगा नहीं, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर चले। क्लियर है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ध्यान से देखो बेटा, कैसे निकल रहे हैं उसको अभी नहीं देखना है, लेकिन इतना याद रखो कि हमें क्या करना है बेटा, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अब इस बॉडी में क्या बचा, ये जो हमारे पास बॉडी थी, ठीक है, ये बॉडी, इसमें प्रोटॉन तो बेटा उतने ही रहेंगे, 10 प्रोटॉन है, बट 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या बचा बेटा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब देखो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गया, ग्रेटर देन क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा हो गए। तो बेटा दिस इंप्लाइज पॉजिटिव चार्जेस आर डोमिनेटिंग, पॉजिटिव चार्जेस आर डोमिनेटिंग, डोमिनेट कर रहे हैं, डोमिनेटिंग। अगर पॉजिटिव चार्जेस डोमिनेट कर रहे हैं तो ऐसी बॉडी को बोला जाता है बेटा पॉजिटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। क्लियर है, ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। सेकंड देखो बेटा, सेकंड देखो ध्यान से, नॉर्मल कंडीशन में, इसके बाद देखो बेटा नॉर्मल कंडीशन, थर्ड थर्ड केस, इसमें क्या है, कोई आपने बॉडी ले ली, ठीक है, ये बेटा न्यूट्रल रहेगी, नॉर्मल कंडीशन में कोई आपने बॉडी ले ली और ये न्यूट्रल रहेगी। न्यूट्रल का मतलब इस पे बेटा 15 प्रोटॉन, सपोज करो मैंने 15 प्रोटॉन ले लिए और 15 ही इलेक्ट्रॉन ले ली। सपोज करो बेटा इस बॉडी में मैंने बाय एनी हाउ कैसे डाला, इससे मतलब लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें इस बॉडी में मैंने डाल दिया बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इसमें डाल दिए। अब देखो बेटा ध्यान से, अब ये बॉडी क्या होगी, ध्यान से देखा, ये पूरी बॉडी जो नई बॉडी बनी है, न्यू बॉडी, अब ये न्यूट्रल नहीं रही, अब इसमें 15 प्रोटॉन, प्रोटॉन तो कहीं जाएंगे नहीं बेटा, 15 प्रोटॉन बने, ठीक है, 15 प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे क्योंकि प्रोटॉन नहीं जाते, और 15 प्लस 2, 15 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 आ गए, ये 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बॉडी पे क्या हो गया, इधर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से ज्यादा होंगे। इसका मतलब कौन डोमिनेट कर रहा है, दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज नेगेटिव चार्ज इज डोमिनेटिंग। अगर नेगेटिव चार्ज डोमिनेट कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, बॉडी इज, बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। समझ में आया? तो बॉडी बेटा या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो आएगा, अगर वो किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाता है। तो बेटा इसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का आना या जाने के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि चार्जेस 2 तरीके के होते हैं बेटा, वो हम, ये जो चार्जेस के टाइप्स हैं, वो चार्जेस के जो टाइप्स हैं वो 2 तरीके से पढ़ते हैं। पहला क्या है बेटा, ध्यान से देखो, टाइप ऑफ चार्जेस, ठीक है,
टाइप ऑफ चार्जेस, टाइप ऑफ चार्जेस। तो बेटा किसी बॉडी से या तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है या तो इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकता है, ठीक है। तो अगर जाता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो टाइप ऑफ चार्जेस दो तरीके के होते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड है बेटा नेगेटिव चार्ज। क्या है? नेगेटिव चार्ज। चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आता है पॉजिटिव चार्ज। और जब एक्सेस होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो क्या आता है बेटा? नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। जो डोमिनेट करेगा बेटा वैसे ही चार्ज हो जाएगा। तो दो तरीके के चार्जेस होते हैं, क्लियर बेटा? ठीक है, दो तरीके के चार्जेस होते हैं। इंटरेक्शंस बेटा हम कल डिस्कस करेंगे, क्लियर है? इंटरेक्शंस मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा, क्लियर है बेटा? और आपको कुछ नए क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, क्लियर है, जो थोड़ा सा अलग होंगे क्वेश्चंस। तो बेटा तब तक के लिए अगले लेक्चर, इन लेक्चर्स को आप पूरा रिवाइज करो। और जब भी बेटा मैं एक सजेशन देता हूँ, जब भी इसको पढ़ो तो बेटा कॉपी और पेन लेके बैठो। क्योंकि बेटा अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो सबसे, ऑनलाइन पढ़ना सबसे टफ होता है। और पढ़ने का एक ही तरीका है कि आप जब भी पढ़ो तो आप कॉपी और पेन लेके बैठो, क्लियर बेटा? ठीक है, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए बेटा आप इसको देखो। और हमारे लेक्चर्स को बेटा अगर अच्छे लगते हैं देन सब्सक्राइब करो। और बेटा और लोगों में भी शेयर करो ताकि और लोगों को भी ये क्वालिटी मिल पाए, क्लियर बेटा? मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स के साथ अगले लेक्चर्स में आऊँगा, ठीक है। ओके बेटा।